सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MRDL करियर क्लासेज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का डे 1। इंग्लिश स्पोकन क्लास का जो 45 डेज का बैच है, हम उसका डे 1 आज शुरू करने वाले हैं। तो आज से आई एम योर इंग्लिश स्पोकन टीचर। मैं आपको एक अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूँ। इट इज़ माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक अच्छे लेवल की इंग्लिश स्पोकन कराने वाला हूँ, एक अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूँ। तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप रोजाना डे बाय डे टाइम 9 से 10 आकर शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इस क्लास को ज्वाइन करके एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इट इज माई गारंटी। पर उससे पहले आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा। वो प्रॉमिस होगा आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, कि आप डेली अपनी पूरी फुल कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को देखेंगे और फुल डिसिप्लिन के साथ क्लास को देखेंगे। तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप 45 डेज में थोड़े से ही समय में एक अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास डे 1 है, वो क्या होने वाली है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का बेसिक होने वाली है। कई बार क्या होता है, हम कहीं इंग्लिश स्पोकन की क्लास लेने के लिए जाते हैं, और पे जाते ही जाते टीचर हमको ट्रांसलेशन पढ़ाता है, पैसिव वॉइस पढ़ाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाता है। हमको यही नहीं पता है कि हमको इंग्लिश बोलने के लिए कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना सही है, कौन सी चीज पहले पढ़ना है, कौन सी चीजों को बाद में पढ़ना है। तो आज मैं इस क्लास में डे 1 की इस क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात करूंगा कि इंग्लिश का बेसिक क्या रहने वाला है। हम इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक से चलते हैं। मान लो कोई 10 मंजिल का मकान बना हुआ है, उसमें क्या हम एक बार में ही 10वीं मंजिल पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, पहले पहली मंजिल पर, उसके बाद दूसरी पर, उसके बाद तीसरी पर, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम 10वीं मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार हम पहले इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में नॉलेज करेंगे कि इंग्लिश का बेसिक्स क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को करते हुए चलेंगे और एक अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन मेरे प्रॉमिस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने क्या प्रॉमिस की बोला है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। रोजाना टाइम पर शाम को 9 बजे से 10 बजे तक क्लास को अटेंड करना है। शाम को 9 बजे से 10 बजे तक क्लास को अटेंड करना है, और एक फुल डेडिकेशन के साथ। ऐसे नहीं कि किताब लेके बैठ गए, फोन लेके बैठ गए और खाना भी खाते चल रहे हैं और क्लास भी लेते चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ माइंड इज द बिगेस्ट फेलियर इन द लाइफ। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फुल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इस क्लास को लेते हुए चलना है, और डेली शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास को अटेंड करना है, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को पढ़ना है। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि हम इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। इस कोर्स में हमको क्या क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में हमको क्या क्या मिलने वाला है, मैं इसकी बात करने वाला हूं। तो इस कोर्स में हमको 45 डेज लाइव क्लास, 45 डेज लाइव क्लास, इस कोर्स में हमको 45 डेज के लिए लाइव क्लास मिलेगी। और क्या मिलेगा? और हमको फ्री टेस्ट, फ्री टेस्ट मिलेगा। और और क्या मिलेगा हमको?
फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री नोट्स हमको मिलने वाले हैं इस लाइव क्लास में। और जो नोट्स होंगे वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, MRDL करियर क्लासेस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है MRDL करियर क्लासेस, उस पर अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम को डाउनलोड करें, वहां पे MRDL करियर क्लासेस सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर इसके नोट्स अवेलेबल हैं। तो इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, हमको 45 डेज की लाइव क्लास मिल चलेगी और फ्री टेस्ट होने वाला है और फ्री नोट्स मिलने वाले हैं जो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और क्या मिलने वाला है, और इस पर डिस्कशन ग्रुप होने वाला है, और इस पर एक डिस्कशन ग्रुप होने वाला है। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए मैं एक आम बात बताऊं, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो वो ये है कि हम जब तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, तब तक हम एक अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो इस ग्रुप में हमको 45 डेज की लाइव क्लास मिलने वाली है, फ्री टेस्ट मिलने वाला है, फ्री नोट्स मिलने वाले हैं जो MRDL करियर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और डिस्कशन ग्रुप में। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए अपनी एक नोटबुक एक पेन लेकर के और बैठ जाइए शांति से। अब डे 1 की इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के साथ, क्योंकि कोई भी टीचर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। कोई बच्चा उनके पास जाता है सीधे ट्रांसलेशन, ग्रामर, पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर देता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के साथ आपका इंग्लिश स्पोकन का ये जो 45 डेज का बैच है इसको स्टार्ट करने वाला हूँ एकदम जोरदार तरीके से। ओके गाइज, तो अब आगे मैं बात करता हूं इसमें हमको क्या क्या करना है। इंग्लिश लर्निंग के लिए हम क्या क्या करेंगे, इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो देखते हैं कि इंग्लिश लर्निंग के लिए हमको क्या क्या करना है। इंग्लिश लर्निंग के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखना है उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। व्हाट शुड वी डू टू स्पीक द इंग्लिश। सो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट इज, पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम हम ये क्या करेंगे इस क्लास में कि बेसिक कॉन्सेप्ट, रोजाना बेसिक कॉन्सेप्ट बताया करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक, बिल्कुल 0 to J तक इस क्लास में क्या रहने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या किया करेंगे, इसी क्लास में प्रैक्टिस कराया करेंगे। जो 1 घंटे की क्लास रहा करेगी उसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट 30 मिनट्स, पहली 30 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया करेंगे। उसके बाद में इसी क्लास में प्रैक्टिस किया करेंगे। पहली 30 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास, 20 मिनट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसी होगी, वो प्रैक्टिस रिटन भी होगी और ओरल भी होगी। जो प्रैक्टिस होगी 20 मिनट्स की वो रिटन भी होगी और ओरल भी होगी। और जो लास्ट थिंग हमको मेंशन करनी है, जो लास्ट थिंग है वो मैं मेंशन कर रहा हूं कि बुकेब डेली 10 से 15 वर्ड मीनिंग, डेली 10 से 15 वर्ड मीनिंग बुकेब के लिए तैयार किया गया है। कि सुनार की स्पेलिंग क्या होती है, सुनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ, लोहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ। तो डेली 10 से 15 मीनिंग बुकेब के तैयार किया करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप हम इस 1 घंटे की इंग्लिश लर्निंग की जो क्लास है, जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लास है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं।
तो उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। फर्स्ट 30 मिनट, पहले 30 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास करने वाले हैं। उसके बाद 20 मिनट्स प्रैक्टिस, वो भी रिटन और ओरल दोनों तरीके से, रिटन और ओरल दोनों तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। और लास्ट 10 मिनट हम वोकैब के 10 to 15 मीनिंग, 10 से 15 मीनिंग वोकैब के करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं डे 1 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बेसिक क्या रहने वाला है, आइए। मैं यहाँ पे इंग्लिश का बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। हम सब बच्चे जानते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं। तो मैं बात करूं, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बात करूं, जो लेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रिटन और एक ओरल। जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्डमाला में 26 अक्षर होते हैं। यही मैं हिंदी वर्डमाला की बात करूं तो वहां पर 52 वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं वहां पर। लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन की क्लास चल रही है तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। लेटर्स 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो रिटन लिखने वाले और एक ओरल बोलने वाले। कौन कौन से आप देखते हैं आगे। जो रिटन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कैपिटल और एक स्मॉल। एक तो कैपिटल और एक स्मॉल। अब कैपिटल में क्या रहते हैं, कैपिटल हो गए हम कैपिटल लेटर को लिख देंगे, स्मॉल हो गए हम स्मॉल लेटर को लिख देंगे। तो लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, रिटन और ओरल। रिटन में कैपिटल और स्मॉल। उधर ओरल में, ओरल भी 2 टाइप के होते हैं, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल और कॉन्सोनेंट। मैं वोवल की बात करूं तो वोवल हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं बी सी डी जेड। एक बार दोबारा से, लेटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रिटन और ओरल। रिटन भी 2 टाइप के होते हैं। कैपिटल में ए बी सी डी, कैपिटल लिख दी हमने, स्मॉल भी ए बी सी डी लिख दी हमने। इधर ओरल में वोवेल हमने लिख दिए, कॉन्सोनेंट लिख दिए। यहां तक नोट करो पहले। अब मैं बात करूं, हो गया नोट। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। अब मैं आगे बात करूं तो वोवेल होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 20 होते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल होते हैं वो 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 20 होते हैं। अब बोलोगे अरे सर आपने तो बताया था कि 26 लेटर होते हैं, बट यहाँ पे तो 25 ही हो रहे हैं। एक कहाँ गया, एक कहाँ छुपा दिया तुमने। तो मैं बताऊं, देखो वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 20 होते हैं।
एक और होता है जिसको हम सेमी वोवल कहते हैं, जिसको हम सेमी वोवल कहते हैं। सेमी वोवल कौन सा होता है? जिसको कहते जो होता है बाई, बाई सेमी वोवल। अब हो गए देखो 5 वोवल, एक सेमी वोवल और 20 कॉन्सोनेंट, टोटल काउंटिंग नंबर्स हो गए 26। अब मैं वोवल की बात करूं कि वोवल क्या होते हैं, वोवल क्या होते हैं, तो साथियों ध्यान में रखना है, वोवल वो होते हैं, वोवल उनसे कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके प्रोनाउंसिएशन में हमको अपने मुंह का कोई भी पार्ट यूज नहीं करना पड़ता। दोबारा से, वोवल उन्हें कहते हैं, वोवल वो होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमको अपने मुंह का कोई भी पार्ट यूज नहीं करना पड़ता है, कोई भी भाग उपयोग में नहीं लाते हैं। अब बोल के देख लो, ए, बताओ कोई मुंह का पार्ट यूज हुआ? नहीं हुआ। मुंह फट रहा है तो मुंह खुला ही रह रहा है, मुंह फट ही रहा है। ई, बताओ, ओ, कहाँ यूज हो रहा है मुंह का पार्ट? वोवल उन्हें कहते हैं कि जिनके बोलने के लिए हमको अपने मुंह के किसी भी भाग की, किसी भी पार्ट की जरूरत नहीं होती है। हमारे मुंह का कोई भी पार्ट वर्क नहीं करता जिनके उच्चारण में, उन्हें वोवल कहते हैं। कॉन्सोनेंट किससे कहते हैं? कॉन्सोनेंट उनसे कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमको अपने मुंह के कुछ पार्ट की जरूरत पड़ती है। वोवल उन्हें, कॉन्सोनेंट उन्हें कहते हैं कि जिनके उच्चारण के लिए हमको अपने मुंह के कुछ पार्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ पार्ट को यूज करते हैं जिनके उच्चारण के लिए, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बोल के लो, बी, बी, अब बताओ लिप्स का यूज हुआ ना, डी, देख लो टंग को ऊपर टच किया ना, पी, तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, जिनके उच्चारण के लिए हमको अपने मुंह के कुछ न कुछ पार्ट की जरूरत पड़ती है, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और जिनके उच्चारण के लिए हमारे मुंह का कोई भी पार्ट यूज में नहीं आता है, उन्हें वोवल कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि सेमी वोवल किससे कहते हैं, तो सेमी वोवल के अंतर्गत, सेमी वोवल में केवल बाई ही आता है, बाई। अब देखो मैं एग्जांपल के साथ आपको, आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। क्या लिख रहा है, तो हमने पढ़ा, ये लिख रहा है येलो, तो देखो है ना, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हो गया। अब देखो इधर दूसरा एग्जांपल मैंने नीचे नोट किया है, एक एग्जांपल मैंने ये नोट किया है, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट किया है, किराए। अब बताओ बाई का यहाँ पर साउंड क्या है? बाई का साउंड है यहाँ पर ई, यहाँ पर बाई का साउंड ई है, ऊपर बाई का साउंड ये। तो इस प्रकार जो बाई है, जो हमारा बाई लेटर है, वो सेमी वोवल है। एक बार दोबारा से मैं रिवीजन कर रहा हूं, देखो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिटेन, रिटेन को 2 पार्ट में, कैपिटल और स्मॉल। ओरल को 2 पार्ट में, वोवल, सेमी वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल होते हैं 5, एक सेमी वोवल होता है और 20 कॉन्सोनेंट होते हैं, टोटल 26 लेटर। अब मैं आगे की बात करने वाला हूं, पहले आप इतनी चीज को नोट करिए तब आगे की बात कर। चलो तो बच्चों, मैंने जो लेटर तक की सारी बात बताई थी वो आपने नोट कर ली होंगी। अब मैं उससे आगे की बात करता हूँ कि लेटर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं। तो मैं बात करता हूँ लेटर,
इसको हिंदी में अक्षर कहते हैं। मैं लेटर बताऊं, लेटर क्या होता है? तो लेटर होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। तो लेटर की डेफिनेशन रहने वाली है, वो ये रहने वाली है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई इज कॉल्ड लेटर, अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। जैसे मैं बात बोलूं तो ए बी सी डी ई, ऐसे ही करके हम अगर हम जेड तक लिख दें तो टोटल 26 लेटर हो गए। एक लेटर हो गया, दो सी लेटर, डी लेटर, ई लेटर, ऐसे ही करते करते हम अगर जेड तक जाएं तो 26 लेटर होते हैं। ये बात तुम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवल होते हैं, 20 कॉन्सोनेंट होते हैं और एक सेमी वॉवल होता है जो वाई होता है। तो लेटर मैंने बताया कि लेटर क्या होता है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई, इंग्लिश अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। इस बात को, इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है? शब्द होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, हैविंग मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई भाव हो, इज कॉल्ड वर्ड, वो शब्द कहलाता है। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई भाव हो, जिसका कुछ अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैंने एक वर्ड लिया, मैंने दूसरा वर्ड लिया, तीनों को जोड़ करके मैंने एक वर्ड बनाया है, जो है तीनों लेटर को मैंने जोड़ा है, पी लेटर, ई लेटर, एन लेटर, तीनों लेटर को जोड़ करके मैंने एक वर्ड बनाया है जो है पेन। तो वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह, तीनों को मैंने जोड़ा है तभी तो पेन बना है। अक्षरों का समूह होता है, वही शब्द कहलाता है। अभी मैं ऐसे बोलूं, बताओ, ये वर्ड है? ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा लिखा होता, अगर ये ऐसा लिखा होता तो वर्ड है, क्योंकि इसका मीनिंगफुल सेंस है। तो आज के बाद ये बात दिमाग में रख लेनी है कि शब्द, वर्ड उससे कहते हैं जो अक्षरों का समूह हो और जिसका अर्थ हो, अक्षरों का समूह हो जिसका पूर्ण अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। ओके, आगे चलें, तो नोट कर लो पहले, तब आगे चलते हैं। आगे की बात करते हैं। चलिए, तो मैं आगे की बात करता हूं। आगे आता है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? अब मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। तो सेंटेंस की डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखना है। A group of words makes complete sense
इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये शब्दों का समूह होता है। मेक्स जो बनाता है, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, सेंस मीन्स अर्थ। शब्दों का वह समूह है जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है, जो कोई एक पूर्ण अर्थ रखता है, इट्स कॉल्ड सेंटेंस, वो वाक्य कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। A group of word makes complete sense is called sentence। शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सेंटेंस कैसे होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने एक वर्ड लिख दिया, मैंने दूसरा वर्ड लिख दिया, मैंने तीसरा वर्ड लिख दिया, मैंने चौथा वर्ड लिख दिया, तो सभी शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया कि राम इज ए लॉयर। क्या सेंटेंस बनाया? कि राम इज ए लॉयर, राम एक वकील है। अगर ये ऐसा लिखा होता अब बताओ, नीचे जो लिख रहा है लॉयर इज ए राम, सेंटेंस है? सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो होता है शब्दों का समूह हो और कोई पूरा सेंस निकल रहा हो, वो सेंटेंस कहलाता है। तो आपके एग्जाम्पल के द्वारा इस बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने अभी लेटर की बात की, तो लेटर मैंने बताया अ ग्रुप ऑफ, जो मैंने अभी लेटर की बात की तो लेटर मैंने बताया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। वर्ड की बात की तो वर्ड मैंने बताया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मैंने यहाँ सेंटेंस की बात की है तो सेंटेंस मैंने बताया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मैं आगे की बात करने वाला हूं, देखिए इसीलिए इतना नोट करिए पहले। और मेरे साथ देखेंगे कि सबसे पहले हमने लेटर को पढ़ा और बहुत सारे लेटर को कॉम्बिनेशन करके अब ग्रुप ऑफ लेटर के साथ हमने किसको बना दिया? वर्ड्स को बना दिया। और बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करके हमने यहाँ पे सेंटेंस को बना दिया, और बहुत सारे सेंटेंस का कॉम्बिनेशन करके क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। और बहुत सारी जब पैराग्राफ का कलेक्शन हो जाता है तो वहां पर हमारी एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है। लेटर सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले लेटर, फिर बहुत सारे लेटर इकट्ठे हो जाते हैं तो वर्ड बनता है, फिर वर्ड के बाद सेंटेंस, फिर बहुत सारे सेंटेंस इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पैराग्राफ की बात होती है, फिर वहां पर लैंग्वेज बन जाती है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले लेटर, बहुत सारे हो जाते हैं लेटर इकट्ठे, तो वर्ड, वर्ड के बाद फिर सेंटेंस, सेंटेंस के बाद फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद लैंग्वेज। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, देखो कि अब एक जो सेंटेंस होता है, अब जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है?
तो उसका फॉर्मेशन ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा, उसके बाद वर्ब आ रही होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। हाँ, यस और नो, यही होता है ना? हाँ जी, यही होता है। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा, उसके बाद में वर्ब आ रही होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है। जैसे मैं भी एक एग्जांपल की बात बताऊं तो सी लाइक्स मोहन, वह मोहन को पसंद करती है। तो क्या हो गया, जो सी है यहाँ पर वो क्या है, तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जो लाइक्स लिखी हुई है ये क्या है यहाँ पर, ये वर्ब है, और जो मोहन लिखी है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें हमको एक सेंटेंस में देखने को मिलती है। अब मैं एक एक करके पहले सब्जेक्ट को बताऊंगा कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं, फिर उसके बाद वर्ब को बताऊंगा कि वर्ब किससे कहते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं। तो ये बात करते हैं कि अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट, सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट, ये मेन पार्ट होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। और इसकी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में सब्जेक्ट से कर्ता या उद्देश्य, कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। इसकी मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहा जाता है, कर्ता या उद्देश्य कहा जाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाते हैं, वाक्य में कौन या किसने लगाकर, वाक्य में कौन या किसने लगाकर हम प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है, वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमको सब्जेक्ट का पता चलता है। अब सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब सिंगुलर किससे कहते हैं, तो सिंगुलर कहते हैं जहां पर केवल एक की बात की जाती है, फॉर ओनली वन, केवल एक की बात की जाती है, वो वहां पर सिंगुलर होता है। और प्लूरल किससे कहते हैं, मोर देन वन, जहां पर एक से ज्यादा की बात की जाती है। जहां पर केवल एक की बात की जाती है वो सिंगुलर होता है, और जहां पर एक से ज्यादा की बात की जाती है वहां पर प्लूरल होता है। इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी, जहां पर एक की बात की जाती है, जहां पर केवल एक की बात की जाती है वो सिंगुलर होता है, और जहां पर एक से ज्यादा की बात की जाती है वो प्लूरल होता है। अब मैं बताऊं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और नी, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, ये सारे
प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो ही का हिंदी में सेंस होता है वह लड़का, वह लड़का। सी की हिंदी में बात करूं तो वह लड़की। इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। किसी का नाम आ जाएगा तो नाम होता है। ऐसे इधर आई मैं के लिए प्रयोग किया जाता है, हम के लिए वी, यू के लिए तुम, और दे के लिए। ही का प्रयोग वह लड़का, आज के बाद कहीं पर वह लड़का का कोई सेंटेंस आएगा, वो लड़का होगा वहां पे और हम वह वर्ड यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में सीधे बात जानी चाहिए ही, कि हम ही बोलना चाह रहे हैं। कहीं पे लड़की की बात तो हो रही होगी और हमको वह बोलना है तो हम बोलेंगे सी। कोई निर्जीव वस्तु हमको यूज करनी है तो हम बोलेंगे इट। यू हैव टू पे अटेंशन, तुमको ध्यान रखना है। किसी का नाम आ रहा होगा तो नेम, वहीं पर मैं की बात हो रही होगी तो आई, वहीं पर हम की बात हो रही होगी तो वी, कहीं पर तुम की बात हो रही होगी तो यू, वहीं पर वे की बात हो रही होगी। ये मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के दो पार्ट बताए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मैंने बताया क्या होता है कि जहां पर फॉर ओनली वन, केवल एक व्यक्ति की बात की जाती है, सिंगुलर। प्लूरल जहां मोर देन वन, जहां एक से ज्यादा की बात की जाती है वहां पर प्लूरल होता है। और सिंगुलर सब्जेक्टिव मैंने बताया है ही, सी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्टिव मैंने बताया आई, वी, यू, दे। आज के बाद बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम स्पोकन इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सारी बातें डिस्कस करते हुए चलते हैं। इतनी बात को नोट करो तब आगे बात करते हैं। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे मैं बात करता हूं वर्ब की। वर्ब, वर्ब किससे कहते हैं? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सेंटेंस में? वर्ब ही तो आती है, तो मैं वर्ब की ही तो बात कर रहा हूं। वर्ब किससे कहते हैं? वो इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। और मैं एक और इसका नाम दूं तो इसको हम एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब को हम एक्शन भी कहते हैं। वी कैन से एक्शन आल्सो, हम इसे एक्शन भी कह सकते हैं। वर्ब क्रिया। वर्ब की बात करूं तो क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक तरफ हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ वर्ब दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज द मेन वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिनको हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, उधर मेन वर्ब इनको हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? अब हेल्पिंग वर्ब हमको टाइम के बारे में बताती है। ध्यान में रखना है बच्चा, क्या ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको टाइम के बारे में बताती है। हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस अबाउट द टाइम। हेल्पिंग वर्ब हमको टाइम के बारे में बताती हैं। अब देखो कैसे बताती हैं। मान लो कहीं पे इज, एम और
आर लिखा है तो हम सीधे समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है प्रेजेंट के टाइम की। समझ जाते हैं या नहीं समझ जाते हैं? समझ जाते हैं कि कहीं पर एज एम आर लिखा है तो हम समझ जाएंगे बात प्रेजेंट टाइम की हो रही है। अच्छा, और कहीं पर अगर बाज, कहीं पर अगर वॉज या वर लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि बात पास्ट टाइम की हो रही है। और कहीं पर बिल या सेल देखने को मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि बात फ्यूचर की हो रही है। ओके बोलो यस और नो। कहीं पर इज या मार्क देखने को मिलता है तो हम समझते हैं कि बात प्रेजेंट की हो रही है। वॉज वर देखने को मिलता है तो हम समझते हैं पास्ट की हो रही है। और विल या सेल देखने को मिलता है तो हम समझते हैं बात फ्यूचर की हो रही है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको टाइम के बारे में बताती है। वो हमको टाइम के बारे में बताती है। हेल्पिंग वर्ब सहायक के, इनको हिंदी में सहायक क्रिया बताते हैं। अब मैं आगे की बात करूं मेन वर्ब। मेन वर्ब किससे कहते हैं? इसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। ये क्या बताती है हमको? ये हमको प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है। ये हमको प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है। जैसे